वेलकम टू BFS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ओ लेवल का प्रीवियस ईयर का सेट, जिसमें हम टोटल सॉल्यूशन के साथ में सिखाएंगे कि आखिर ओ लेवल में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उसके जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में भी डिफाइन करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो 20 क्वेश्चंस है ना, टॉप 20 क्वेश्चंस रिसर्च करके बनाया जा रहा है जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। और इस क्लास को लेने के बाद आपका 20 क्वेश्चन सॉल्व जो करेंगे ये 100 क्वेश्चंस के बराबर ही होने वाला है, क्योंकि हम लोग ने पूरी की पूरी फुल रिसर्च करके बनाएंगे और एक क्वेश्चन को समझाते टाइम कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस को और भी समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में होने वाला है क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला वीडियो जो ओ लेवल R5M1 का है, IT टूल्स एंड नेटवर्किंग बेसिक्स का। ये प्रीवियस ईयर पेपर का सेट 1 है, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फुटनोट कहाँ रखा जाता है। अब ये पहले आपको फुटनोट के बारे में पता होना चाहिए कि फुटनोट आखिर है क्या। तो फुटनोट बेसिकली आपका राइटर में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले राइटर ओपन करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा हुआ है, तो चालू करते हैं। अब यहाँ पे राइटर में पहले मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो शॉर्ट तरीके से टेक्स्ट लिखने के लिए DT F3 बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट लिख देगा। तो अभी मैं इसी चीज़ को कई बार कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। तो कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C से कॉपी करूँगा और इसको कई बार मैंने मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दिया ताकि कई सारे पेजेस पर ये दिखाई दे। तो अभी हमारे टोटल 4 पेजेस हो चुके हैं। अब हम पेज की साइज़ थोड़ी छोटा करेंगे कंट्रोल और स्क्रॉल बटन के साथ में। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारे पेज पे देख सकते हैं इस तरीके से आ चुका है। तो अब फुटनोट के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा फुटनोट एंड एंड नोट। अब ये फुटनोट और एंड नोट दोनों को बारीकी से समझना ताकि आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो सके। और यही नहीं, आपका इसी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फुटनोट की बात करते हैं। फुटनोट होता क्या है बेसिकली। एग्जाम्पल के तौर पे क्लिक हो गया। अभी मैं वापस टॉप पे जा रहा हूँ, फर्स्ट पेज पे। तो मान लेते ये मेरा फर्स्ट पेज है। अब मुझे इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो मुझे बेसिकली समझ नहीं आ रहे, जैसे एनोदर। ठीक है, तो अब इस एनोदर के बारे में मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक फुटनोट ऐड हो जाए, मतलब इसी पेज के लास्ट तक। ध्यान रखना, इसी पेज के अंतिम में यहाँ पर इसका मीनिंग लिख दे, तो हम फुटनोट का यूज करेंगे। अगर हम चाहें तो इसी चीज़ का यहाँ पर जो एनोदर वर्ड है, इस वर्ड का अगर हम कुछ मीनिंग लिखना चाहते हैं लेकिन इसी पेज पर दिखाई दे तो हम लोग फुटनोट का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम चाहें कि इसका जो मीनिंग है वो लास्ट डॉक्यूमेंट के अंतिम पेज के बाद दिखाई दे, मतलब एकदम लास्ट में नीचे, तो हम लोग यहाँ पे एंड नोट का यूज करेंगे। चलो देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो अभी मैं किसी पे भी क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्वाइट। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट पर और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फुटनोट। अब यहाँ पे हम लोग फुटनोट एंड नोट दोनों दिखाई दे रहा है। अब फुटनोट पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसी पेज के अंतिम लाइन पर आ जाएगा। चलो क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पेज खत्म हो रहा है, इस फर्स्ट पेज के यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ पर हम उसके बारे में जो कुछ भी लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी मैंने एग्जिट लिखा हुआ है। अगर आप चल करके देखें तो यहाँ पर जो क्वाइट है यहाँ पर उसके ऊपर 1 करके शो कर रहा है, इस पर फुटनोट 1 अप्लाई कर दिया गया है। अब इसी तरीके से अगर हम विथ को सिलेक्ट करें, अब यहाँ पर इंसर्ट पे जाएं और फिर या फुटनोट में जाएं और यहाँ पर क्लिक करें। अब यहाँ पे दूसरा ऐड करने के लिए आ गया, मैं कुछ भी रैंडम सी चीज़ें ऐड कर देता हूँ। सेम चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 1 यहाँ पे शो कर रहा है और बाकी हमने विथ पे लगाया था तो विथ पे 2 शो कर रहा है, दिख रहा है। आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं पास पास में करते ताकि ढूंढना ना पड़े।
और यहाँ पे बिहाइंड को सिलेक्ट करेंगे। अब बिहाइंड को सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पे जा रहा हूँ और फिर से मैं इंडनोट फुटनोट और यहाँ पे इंडनोट पे क्लिक करूँगा। अब ये पेज के अंतिम, ये जो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है अंतिम पेज पर लेके जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया पूरा पेज के एकदम लास्ट में लेके गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर उसके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं एज अ डिक्शनरी यहाँ पर ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और भी यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, जो फुट नोट है ये आपका नंबर्स में दिख रहा है, जबकि जो आपका एंड नोट है वो रोमन अंक में दिख रहा है। अब ये दिख रहा है ना, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे ना तो वहाँ तक इसका मीनिंग डायरेक्टली पहुँचा देगा उसके पास तक। देखो यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक अब दोनों में समझ में आ गया होगा कि अगर फुट नोट यूज कर रहे हैं तो आप सेम पेज पर अंतिम लाइन में लिखेंगे, ठीक है। और अगर आप एंड नोट यूज कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में लिखेंगे। चलो अब इसका आंसर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है फुटनोट कहाँ रखा जाता है, तो एट द बॉटम ऑफ ऑल पेजेस बट सेम। बोल रहा है कि बॉटम में लिखेंगे लेकिन सब एक ही मतलब रहेगा। तो हम लोग हर एक बॉटम पे अलग अलग टेक्स्ट लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ें ऐड करना चाहते तो वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एट बॉटम, बॉटम में हम लिख सकते हैं, सही बात है। ऑफ ईच पेज, प्रत्येक पेज पे लिख सकते हैं, ये भी बात सही है। बट डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं, सेम नहीं। ऐसा नहीं कि एक पेज पे लिख दिया तो सब पे सेम ही शो करेगा, ऐसा नहीं होता है। आपका डिफरेंट शो करेगा, आप चाहो तो अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हो, तो ये बेनिफिट होता है। और बाकी ये दो ऑप्शन आपके नहीं है, ये फुटर का है। तो यहाँ पे लिखा है इनसाइड द फुटर, तो फुटर में ये दिखाई देगा। इनसाइड द हिडर, हिडर में दिखाई देगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा हिडर एंड फुटर क्या होता है भाई, तो चलो देखते हैं हिडर एंड फुटर क्या होता है। तो यहाँ पर फिर से मैं ओपन कर रहा हूँ। अगर आप देख रहे हो ना, तो ये जो आपका पेज का निचला हिस्सा है यहाँ पर, ये वाला इस पर एक बार ही क्लिक करो तो यहाँ पे फुटर का ऑप्शन आ जाता है। इस पर क्लिक करके अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, जैसे मैं BFS लिखता हूँ, क्लिक करने के बाद ही ये यहाँ पे नोट डाउन होगा BFS। अब यहाँ पे हिडर एंड फुटर में कुछ भी लिखते हो ना, वो प्रत्येक पेज पर दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे BFS लिखा है ना, अब जा करके दूसरे वाले पेज पे देखो तो आपको BFS भी लिखा दिखाई दे रहा है, जबकि आपने जो फुटनोट जोड़ा था ना, ये फुटनोट सेम पेज पे दिखाई दे रहा है लेकिन सेकेंड पेज पे नहीं दिखाई दे रहा है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पहले का आंसर जो है ना वो आपका बी वाला सही है, एट द बॉटम ऑफ ईच पेज बट डिफरेंट। पेज के नीचे ही लिखा होता है लेकिन हर एक का ऑप्शन अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और यहाँ पर लिखा है बहुत अच्छा ऑप्शन, विभिन्न बैंक के बीच में फंड मतलब आप कैश तुरंत ट्रांसफर करने के लिए सबसे तेज तकनीक कौन सा है, सबसे फास्ट तकनीक कौन सा है जिससे आप पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन जो दिया है वो नेफ्ट है, NEFT। याद रखना, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछता है। तो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आप ना कमेंट में इसको नोट डाउन कर लिया करो, जिससे कमेंट भी हो जाएगा और साथ में मुझे भी लग जाएगा कि आप लोगों ने उसको समझ लिया। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो नेफ्ट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नेफ्ट का प्रयोग ये बहुत स्लो होता है, पैसे भेजने में टाइम लगता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक घंटे में पैसा ट्रांसफर होता है, मतलब 1 घंटे में पूरा कलेक्शन कर लेगा, फिर उसके बाद आपके बैंक में ट्रांसफर करता है। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये तो रियल टाइम में मतलब टाइम से ही पैसा ट्रांसफर कर देता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिले करता है। SMPS, इसका मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई एक तरीके का डिवाइस होता है जो AC पावर को DC में कन्वर्ट करता है, तो कोई पेमेंट वाला सिस्टम ये नहीं है। और लास्ट है IMPS, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों का फुल फॉर्म आपको याद करके कमेंट करना है, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जो होता है ना, यहाँ से पेमेंट करेंगे डायरेक्टली आपके खाते में तुरंत शो करने लगेगा। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा इसका ये होगा D। तो यहाँ पे D इज़ द राइट आंसर, आप इसे याद कर लेना। बाकी सारे ऑप्शंस का जो फुल फॉर्म है वो आप नीचे नोट डाउन करके मुझे भेज देना, ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि आपको याद हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान स्लाइड में प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो वर्तमान मतलब करेंट स्लाइड में बोल रहा है। तो पहले तो मैं कुछ स्लाइड बनाता हूँ और आपको वहाँ पे करके दिखाता हूँ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो पावर पॉइंट, यहाँ पर पावर पॉइंट नहीं होता है ना, लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है।
तो लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस ओपन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ थोड़ी चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ रैंडमली सा। यहाँ पर मैं BFS और मैं कुछ स्लाइड और ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। नई स्लाइड लेने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट की यूज करते हैं। कौन सा? Ctrl+M। तो यहाँ पर मैंने Ctrl+M किया इसके ऊपर क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पे नई स्लाइड आ चुकी है। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ Ctrl+M। मैंने कुछ भी लिख दिया। एक स्लाइड और बनाते हैं Ctrl+M से। ये प्रॉपर पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे स्लाइड पे जाएंगे, स्लाइड मेनू पे, यहाँ पे आपको न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट की दिखाई दे रहा है Ctrl+M। तो यहाँ से आप फिर से आप ले सकते हैं अलग अलग स्लाइड। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ अभी रैंडम सा चीज़। अब अगर मैं यहाँ पर बीच वाले में क्लिक करता हूँ, मतलब स्लाइड नंबर 2 पे क्लिक करता हूँ, अब मैं करंट स्लाइड से इसको स्लाइड शो कराना है। स्लाइड शो का मतलब होता है कि एक एक करके आपका पूरा का पूरा स्लाइड दिखाया जाएगा। तो अब मैं अगर F5 करूँ यहाँ पर, तो ये क्या करेगा ना, ये स्टार्टिंग देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, BFS से दिखा रहा है, जबकि मैंने क्लिक किया था दूसरे पे, Ctrl+M से करना चाहिए था इसको। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि अगर F5 प्रेस कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो दिखाया जाता है, फर्स्ट स्लाइड से, याद रखना। अगर आपको करंट से देखना है तो शिफ्ट के साथ F5 करना है, तो आपका यहाँ पे करंट स्लाइड शो दिखाई देगा। तो सही आंसर आपका Shift+F5 ही होगा। अगर आप मेनू की बात करें, किस मेनू में ये ऑप्शन मिलता है, तो स्लाइड शो के मेनू के ऑप्शन के अंदर ये मिलता है। देखो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड और यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। शॉर्टकट की यहाँ पर भी आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो Shift+F5 होगा, क्योंकि करंट स्लाइड से बोला है, मतलब कि जिस स्लाइड पे आपका क्लिक है, जिस स्लाइड पे आप काम करें उसके स्लाइड के बाद दिखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका C होगा। चौथा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंजेस किसकी अनुमति नहीं देता? ध्यान देना, जब नहीं वाला वर्ड आता है ना तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान देना और अंडरस्टैंडिंग करके 2 बार 3 बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ करके तब टिक लगाना। तो अभी के लिए हम लोग इसमें देखते हैं। तो पहले हम लोग इसके ऑप्शन के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद आप ही लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर जिसको भी आ रहा होगा ना अभी, वो तुरंत कमेंट करेगा, जिससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे कि हाँ मेरा आंसर सही है। ठीक है, तो अभी के लिए हम फिर से राइटर ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी है ना, तो अभी हम एडिट में जाएंगे। तो ट्रैक चेंज किस मेनू में मिलता है आप बताएंगे? एडिट मेनू में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ट्रैक चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ट्रैक चेंजेस यहाँ पे पहले शो पे क्लिक रहा है, तो इसको सबसे पहले हम इसको हटा देंगे ताकि उसका इफेक्ट देखने को मिले। अब हम जाएंगे एडिट में फिर से और यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे जाएंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड पे चालू कर देंगे। अब रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, तो अब जितना भी काम करेंगे ट्रैक चेंज उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को डिलीट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ डिलीट कर दिया और यहाँ पर मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, BFS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ओके, अब मैं एडिट में जाऊँगा। अब यहाँ पे जो अपनी रिकॉर्डिंग है उसको मैं बंद कर दूँगा। यहाँ पे ट्रैक चेंज और यहाँ पर रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब फिर एडिट में जाओ और यहाँ पर फिर से ट्रैक चेंज में जाओ। अब यहाँ पे शो पे क्लिक करो। यहाँ से भी कर सकते हो आप, 2 ऑप्शन है इसका शो करने का। एक तो एडिट में भी शो का ऑप्शन मिल जाता है और एक व्यू के अंदर भी आपको शो का ऑप्शन मिल जाता है। देखो शो ट्रैक चेंजेस, तो यहाँ पे दोनों मेनू में मिल जाता है। तो ध्यान रखना कि अगर शो कराने के लिए ट्रैक चेंजेस के लिए बोला है तो व्यू में भी मिल जाएगा, एडिट में भी मिल जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड वाला ऑप्शन सिर्फ एडिट में ही मिलेगा। तो क्वेश्चन कन्फ्यूजन में हो सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे मैं अब यहाँ पे मैं एडिट पे जाऊँगा और यहाँ पर ट्रैक चेंजेस और शो पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही शो पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो जो भी मैंने डिलीट किया था यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है
और जो मैंने इंसर्ट किया था वो भी हाईलाइट करके दिखा रहा है कि यहाँ पर ये इंसर्ट किया गया है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ट्रैक चेन से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। और साथ में इसमें कौन कौन से ऑप्शंस नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रैक चेंज के ऑप्शन में यहाँ पे रिकॉर्ड है, शो है, मैनेज है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, एक्सेप्ट है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे कंपेयर डॉक्यूमेंट भी है। तो यहाँ पर आने के बाद आपका जो सही आंसर हमें मिल रहा है वो है स्प्लिट डॉक्यूमेंट। बाकी सारे ऑप्शन थे, मर्ज का भी ऑप्शन था, कंपेयर का भी ऑप्शन था, रिकॉर्ड का भी ऑप्शन। यहाँ पे ये आपका राइट आंसर जो होगा फोर्थ का वो होगा स्प्लिट डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पर पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई डॉक्यूमेंट फाइल किस एक्सटेंशन में सेव होती है। तो यहाँ पर डॉक जो होता है ये वर्ड के लिए होता है, MS वर्ड। और जो ये .dot होता है ना, ये आपके वर्ड राइटर के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? ये राइटर के लिए होता है। और जो .odt होता है ना, OTT सॉरी, ये ध्यान से, .ott जो होता है ना, ये आपके टेम्पलेट के लिए होता है। तो क्वेश्चन में आते हैं कि टेम्पलेट सेव करने के लिए आपका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो .ott होता है। ठीक है, और ये आपका होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट यही होता है हमारा। तो इसका सही आंसर है B, ODT। क्वेश्चन नंबर 6, आपको इसका आंसर पहले लिख के भेजना है। ऐसा कोड जो खुद को कॉपी करके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है तो उसे क्या कहेंगे? बेसिकली उसको वायरस कहते हैं। और बाकी बैक्टीरिया तो होगा नहीं क्योंकि वो इंसानों को इन्फेक्ट करता है। ये जो ट्रैम नाम का ऑप्शन दिया है ये आपका कुछ ऐसा होता नहीं है ट्रैम। और स्पैम क्या होता है वो भी समझ लो। जब आपके ईमेल पर एडवर्टाइजमेंट जब आपके ईमेल पर एडवर्टाइजमेंट वाला मैसेज आता है ना, ईमेल आता है, तो उसे स्पैम मैसेज बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 7, बैंक बड़ी संख्या में चेक को प्रोसेस करने के लिए किस मशीन का उपयोग करती है? अब यहाँ पे हम सभी ऑप्शंस के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद उसका आंसर देखेंगे। सबसे पहला है OMR। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये हमारे OMR सीट को चेक करता है। आप कभी एग्जाम देने जाते हो तो उसमें जो बबल बनाते हैं, गोला बना बना करके हम लोग भरते हैं। A में गोला बना दिया, अगर A सही है तो B में गोला बना दिया, B सही है। तो उसके लिए जो वहाँ पे हम लोग बबल बनाते हैं ना, वहाँ पर जो सीट यूज होता है वो OMR सीट होता है। उस कॉपी को चेक करने के लिए OMR यूज किया जाता है, OMR डिवाइस। आगे OCR भी जो ऑप्शन है वो OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। जैसे आपने कुछ लिख दिया है ना पेज पर या कॉपी पर, तो उसको स्कैन करके टेक्स्ट के रूप में लिखने का काम करता है OCR। C है बार कोड रीडर। जब कोई प्रोडक्ट होता है ना उसके पीछे बार कोड चिपका होता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर कलेक्ट होती है। तो आप BCR, बेसिकली इसको BCR बोलते हैं, बार कोड रीडर। तो BCR का यूज करके उसमें छुपी सारी इन्फॉर्मेशन को आप कंप्यूटर के अंदर स्कैन कर सकते हैं। D है MICR, फुल फॉर्म याद रखना। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर याद कर लेना, कमेंट करके बता भी देना। तो ये बैंक में यूज होता है, बैंक चेक को वेरीफाई करने के लिए कि जो चेक है वो असली है कि फ्रॉड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है D। 8वां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल ई से अलाइजमेंट लगता है। कंट्रोल ई से क्या होता है? अलाइजमेंट लगता है। जबकि कंट्रोल W से क्या होता है? जो करंट फाइल होगा ना वो क्लोज हो जाता है। और कंट्रोल T से होता है नया टैब लेने के लिए, लेकिन राइटर कैल्क इम्प्रेस में नहीं आता ये आता है आपका क्रोम पर। अगर क्रोम वगैरह यूज करते हो तो कंट्रोल T करोगे तो नया एक टैब खुल जाता है। मैं अभी एक एक करके चेक कराऊंगा। और कंट्रोल Q से क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो कट जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सेंट्रलाइजमेंट के लिए कंट्रोल ई है, और क्लोज करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर क्लोज करने के लिए, सॉफ्टवेयर नहीं सिर्फ डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए कंट्रोल W यूज होता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस बंद करना है तो कंट्रोल Q यूज करते हैं। और कंट्रोल T से आप टैब ले सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से कोई ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। मैंने क्रोम ओपन किया है। तो
अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल टी करूँ तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं एक टैब आ गया, न्यू टैब। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना, कभी भी कोई भी शॉर्टकट की आपके में आ सकता है, तो इसीलिए। नवा क्वेश्चन है, ईमेल और उससे जुड़े डेटा कहाँ स्टोर किए जाते हैं। तो अटैचमेंट से क्या होता है ना, अगर आप ईमेल किसी को भेज रहे होते हैं तो वहाँ पर फाइल को अटैच करने के लिए, जैसे मान लो फोटो आपको भेजना है या डॉक्यूमेंट भेजना है, तो वहाँ पे अटैच का बटन होता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने जो भी ईमेल है ना उसमें डॉक्यूमेंट को ला सकते हैं, भेजने के लिए अटैच कर सकते हैं। ईमेल जो होता है वो आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है? नहीं, बेसिकली नहीं। अब वो तो आपका मेल बॉक्स में ही आता है, गूगल ड्राइव पे भी नहीं, गूगल ड्राइव पे हम अपना डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मेल बॉक्स। 3D प्रिंटिंग के लिए कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है? तो 3D प्रिंटिंग के लिए आपका जो यूज किया जाता है, रेसिन, ये भी यूज किया जाता है। उसके बाद नाइटिनॉल, ये भी यूज किया जाता है। और रबर, जो जैसे कि कोई ऐसा आप बनाना चाह रहे हो, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो लचीला हो, तो उसके लिए रबर यूज करते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही यूज आएगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्यूमेंट में शब्द को विभिन्न अर्थों को से खोजा जा सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आई थिंक समझ जाओगे। बोल रहा है कि चलो इसमें पहले इसका देखते हैं कि अगर आपका एक वर्ड लिख रहे हो और उससे उससे रिलेटेड और भी वर्ड अगर खोजने हो तो किसकी वजह, मतलब किसकी मदद से खोज सकते हो। तो अगर हम लोग फिजिकली बात करें तो डिक्शनरी यूज करते थे, इंटरनेट पे भी डिक्शनरी बहुत सारा मिल जाता है, तो फिजिकली ज़रूरत नहीं है। तो डिक्शनरी का यूज हम लोग करते थे, लेकिन राइटर में हम लोग डिक्शनरी का यूज नहीं करते। राइटर की बात कर, गूगल की तो बात कर ही नहीं रहा है, तो गूगल से हम लोग जाएंगे नहीं। स्पेलिंग से चेक कर सकते हैं हम लोग कि स्पेलिंग सही है कि गलत है। यहाँ पर राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा थ्रेसिस। चलो इसको देखते हैं कैसे। तो मैं अभी के लिए यहाँ एडिट में जाकर के ट्रैक चेंज को बंद कर देता हूँ पहले। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर वेल को मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं वेल से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स देखना चाह रहा हूँ, तो मैं ध्यान रखना यहाँ पे मैं टूल्स में जा रहा हूँ और यहाँ पे थीसिस किस मेनू के अंदर मिलता है। अगर बेसिकली कोई क्वेश्चन पूछता है कि थीसिस किस मेनू के अंदर मिलता है, तो आप बताएंगे कि टूल के मेनू के अंदर मिलता है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल F7 होती है, तो याद रखना कंट्रोल F7। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, या विंडो बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा वेल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं उसके साथ में। ठीक है, गुड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुड को अगर यूज करना है तो यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर यूज हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एटीएम डेबिट कार्ड पर कितने अंक की संख्या होती है? तो पहले डेबिट का एटीएम का जितने लोग को फुल फॉर्म याद है वो लोग पहले बताएंगे, कमेंट कर देना। चलो यहाँ पर इसमें कितने अंक होते हैं, तो 16 होते हैं, 16। क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? इंसर्ट फंक्शन करने के लिए, मतलब फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो यहाँ पर हम सभी ऑप्शंस को बारीकी से देखेंगे। ये ऑप्शन तो है नहीं फिलहाल, चलो अभी हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है, F2 है, F1 है, F3 है और F9 है। चलो देखते हैं फिर यहाँ से। कैल्क ओपन कर लिया है, तो कंट्रोल F2 यहाँ पे आ चुका है आपका विजार्ड, फंक्शन की विजार्ड। तो फंक्शन इंसर्ट करने के लिए बेसिकली कंट्रोल F2 का ही यूज करते हैं। और जो F1 का ऑप्शन दिया है ना, F1 का ऑप्शन का यहाँ पे कंट्रोल F1 दिया है, वो कंट्रोल F1 गलत है। आप डायरेक्टली F1 करेंगे तो हेल्प खुलेगा, और कंट्रोल F1 से आप ट्राई करेंगे तो कुछ खुलेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे F1 होगा हेल्प के लिए, याद रखना F1 हेल्प के लिए होता है शॉर्टकट की। उसके बाद F3 था उसमें, तो ये नेम मैनेजर के लिए होता है। तो कंट्रोल प्लस F3 करेंगे तो यहाँ पे नेम मैनेजर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना कि नेम मैनेजर के लिए कंट्रोल F3 होता है। और साथ में कंट्रोल F9 होता है, तो ये फील्ड अपडेट करने के लिए होता है। कंट्रोल F9
तो फिलहाल ये इस पर काम नहीं कर रहा है, आपको ये काम करता हुआ दिखाई देगा आपके राइटर में। चलो कंट्रोल F9, देखो फिलहाल यहाँ पे कुछ ये शो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि पहले आपको किसी को फील्ड बनाना पड़ेगा। फिर जैसे नर्वसली को मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ और इसको फील्ड बना देता हूँ कुछ भी, यहाँ पे पेज नंबर से ही। तो यहाँ पर देखो पेज नंबर से ये फील्ड बन चुका है। अब कंट्रोल F9 करके चेक कर लो तो यहाँ पे आपको फील्ड अपडेट दिखाई देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की मास्टर स्लाइड में क्या होता है? तो मास्टर स्लाइड जैसे नाम से पता चल रहा है, तो मास्टर स्लाइड में कुछ भी आप करते हैं ना तो उसकी फॉर्मेटिंग सभी पर अप्लाई हो जाती है। तो ये चीज़ देखते हैं कितने लिखा हुआ है, एवरीथिंग अपीयर बाय डिफॉल्ट ऑन द ऑल स्लाइड, ये बात सही है। एवरीथिंग अपीयर बाय डिफॉल्ट ऑन द फर्स्ट स्लाइड, ये बात गलत है, बिल्कुल भी गलत है। एवरीथिंग अपीयर बाय डिफॉल्ट ऑन द लास्ट स्लाइड, नहीं। तो सबसे पहला ऑप्शन ही सही है। चलो करके देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो पहले 3 स्लाइड तो ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखा है, तो पहले वाले स्लाइड को मास्टर स्लाइड बनाते हैं। वी में जाएंगे और यहाँ पर मास्टर स्लाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको मास्टर स्लाइड में आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, जिसको भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, और अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दूंगा, इटैलिक करना है इटैलिक कर दूंगा। ये मैंने मास्टर स्लाइड पे किया है ना, तो इसकी फॉर्मेटिंग सभी पर अप्लाई हो जाएगी। तो जैसे ही मैं व्यू में जा करके नॉर्मल स्लाइड सिलेक्ट करता हूँ, वापस आकर के देखो BFS भी रेड कलर का हो गया। इसी तरीके से हर एक कंटेंट जो आपका टाइटल में था सब का सब वो रेड कलर में और इटैलिक में हो चुका है बोल्ड के साथ। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और इसका आंसर है ए राइट आंसर है। यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इनमें से कौन सी टूलबार नहीं होती है? तो इसमें से कौन सी टूलबार नहीं होती है ये चेक करना। तो मीडिया प्लेबैक का होता है, 3D सेटिंग का भी होता है, और ड्राइंग का भी होता है। पेंटिंग जैसा कुछ नहीं होता, ये जानते रहना, और पेंटिंग आप तो गेस भी कर लोगे। और चलो इसको देखते हैं कि कहाँ पे ये दिखेगा। तो पहले आप राइटर ओपन कर लेना और एडिट में जाना, व्यू में जाना, व्यू में जाने के बाद टूलबार, टूलबार में यहाँ पर देखो 3D पेंट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे पेंटिंग का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका है पेंटिंग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिमोट फाइल को किसमें सेव नहीं कर सकते, ये नहीं वाला जब आता है ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो ध्यान से तभी टिक करना जब आपका आंसर बहुत ज़्यादा क्लियर रहे। ठीक है, तो अभी के लिए देखो गूगल ड्राइव भी होता है, वन ड्राइव भी होता है, यहाँ पर IBM लोटस नोट, ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है ना ये कंफ्यूज करता है, लेकिन असली में ये ऑप्शन होता ही नहीं है। वहाँ पर FTP भी होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका C होगा। करके देखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर हो सके। यहाँ पे गए तो रिमोट यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, फाइल में, फाइल मेन्यू के अंदर जाने के बाद आपको रिमोट सेव का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर है सेव रिमोट, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैनेज सर्विसेज, ऐड सर्विसेज, एंड देन यहाँ पर आप टाइप पे क्लिक करो, यहाँ पर सभी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर वो वाला ऑप्शन नहीं है IBM का, लेकिन यहाँ पे IBM देखो, IBM है, IBM लोटस भी है, लेकिन IBM लोटस साथ में नहीं है, तो इसीलिए वो ऑप्शन गलत था। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, वर्तमान तिथि और समय को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों की बात कर रहा है। तो डेट अगर आप यूज करते हैं सिर्फ डेट लाने के लिए, टुडे यूज करेंगे तो आज का तारीख जो होगा वो आ जाएगा। अगर नाउ यूज करते हैं ना तो आज का टाइम आता है, आज का टाइम और डेट दोनों आ जाएगा। ठीक है, पहले डेट आएगा फिर उसके बाद उसके टाइम आएगा, और टाइम से सिर्फ आपका टाइम ही आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो C होगा।
अब यहाँ पे बोला है कि एक पीबी मतलब पेटाबाइट मेमोरी में कितने गीगाबाइट्स के बराबर होता है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, पेटाबाइट्स में पूछा है और जीबी में पूछा है। तो पहले अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो 1024 MB अगर होता है ना तो 1 GB होता है। अगर 1024 GB हो जाता है ना तो 1 TB होता है। 1024 TB हो जाता है ना तब 1 PB होता है। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1 PB से GB में पूछा है जबकि बीच में TB होना चाहिए था। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 1024 GB ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1024 TB होता ना तो 1 पेटाबाइट के बराबर होता। तो राइट आंसर होगा आपका बी। अगर कैलकुलेटर चालू करता हूँ ना, कैलकुलेटर आपको दिखाने के लिए कैलकुलेशन करके, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर 1024 गुणे 1024 बराबर, जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही है। मतलब 1024 GB है तो 1024 का गुणा 1024 GB में हम करेंगे तो हमारा बन जाएगा ये 1 PB। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। मतलब अगर आप 3-4 स्लाइड लेके रखे हो और स्लाइड शो देख रहे हो, ठीक है, एक एक करके, तो आपको अगर स्लाइड को रोकना है तो इसमें से कौन सा बटन प्रेस करते हैं। तो देखो अगर स्कैप करोगे ना तो कट जाता है, तो इसका राइट आंसर इस ESC बटन ही होगा, स्कैप बटन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस स्पेस बार से क्या होता है कि आगे वाली स्लाइड में आप चले जाते हो। एंटर की करोगे ना तो भी आप आगे वाली की पे भी पहुँच जाओगे, मतलब आगे वाली स्लाइड पर ही चले जाओगे, और माउस का कोई भी बटन प्रेस करोगे तब भी। चलो दिखाते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड शो चालू कर दिया F5 से। अब मैं स्पेस बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखो नेक्स्ट हो गया। इंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ तब भी नेक्स्ट हो गया। अब मैं अगर स्कैप बटन प्रेस करूँगा, माउस का कोई भी बटन प्रेस करोगे ना तो भी ये नेक्स्ट ही होगा। अगर मैं स्कैप बटन प्रेस करूँ तो ये देखो वापस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में 300 जूम करने पर कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे। तो अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट जूम करते, स्पेशली डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है ना, तो राइटर ओपन करेंगे हम लोग। राइटर को अगर हम 300 को जूम कर दे, 300% जूम कर दे, तो अभी हमारा यहाँ पर 300% इसको हम लोग जूम कर रहे हैं, 310 हो गया, ठीक है। तो 280 जा रहा है और 310 चला जा रहा है डायरेक्ट, ठीक है। 310 पे भी देख लो, 280 पे भी आ रहा था। तो ये एक स्क्रॉल बार यहाँ पर आ रहा है, देखा, ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पर स्क्रॉल बार है, यहाँ पर, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने के लिए एक स्क्रॉल बार मिल जाता है और लेफ्ट टू राइट जाने के लिए एक स्क्रॉल बार। तो टोटल कितने स्क्रॉल बार मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 2 स्क्रॉल बार मिल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। आई थिंक आज की जो क्लास होगी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और आज के लिए बस इतना ही। अगली वाली वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन रहेगा। ये पहला वीडियो था तो आई थिंक थोड़ी बहुत चीज़ें नर्वसनेस थी मेरे अंदर, और उसके लिए आप लोग का धन्यवाद कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा और सपोर्ट किया। और अगर लाइक और कमेंट आप लोग करते हैं तो मुझे मोटिवेशन होता है आप लोगों के लिए काम करने के लिए। तो आई थिंक आप लोग बहुत सपोर्ट करोगे और जल्दी ही ये हमारा नया चैनल ग्रो करेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सेट के साथ, नए प्रीवियस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद,